आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। रात के 8 बजे और वक्त हुआ है बेबाक मुंसिफ का। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बाकी रह गया है। सभी सियासी पार्टियां अपने अपने तरीके से इलेक्शन की बिसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। इन इलेक्शन में दो धड़े हैं जो एक दूसरे से टकराएंगे। एक है बीजेपी वाला एनडीए ग्रुप और दूसरा वो अलायंस जिसका नाम है इंडिया, जिसका जब गठन किया गया था तो कहा जा रहा था कि अपोजिशन की 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां एक ही छत के नीचे आकर अब बीजेपी को हराने की कस्में खाने लगी हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आ रहा है वैसे वैसे इस गठबंधन के बंधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। कभी कांग्रेस के साथ सपा की नाराजगी जाहिर करती है तो कभी ममता बनर्जी, और यही गिने चुने नुक्ते ऐसे हैं जो बताते हैं कि इंडिया अलायंस शायद कमजोर पड़ रहा है, या यूं कहिए कि इंडिया अलायंस में फूट पड़ने की वजह यही कुछ वजूहात बन गए हैं। आज ममता बनर्जी की पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस उनके द्वारा दिए जा रहे मशवरों को, सलाहों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है और टीएमसी बंगाल में अपने ही दम पर इसीलिए इलेक्शन लड़ेगी। वहीं ममता के बयान पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस लीडर आचार्य प्रमोद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अभी कुछ और दल भी साथ छोड़ेंगे। उन्होंने लिखा कि अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। अलायंस का हिस्सा जेडीयू के केसी त्यागी ने भी कहा कि हम चिंतित भी हैं और कष्ट भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के तमाम कोशिशों के बाद ही इंडिया अलायंस वजूद में आया था। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को आशंका थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ आने में परेशानी होगी, इसीलिए गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी वाला गठबंधन बनना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मनमुटाव होना लाजमी है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ चीजें ठीक कर ली जाएंगी। इंडिया अलायंस को अब इस पर बीजेपी ने जमकर घेरा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ने का ममता बनर्जी का फैसला हताशा को दर्शाता है। अपनी राजनीतिक जमीन बरकरार रखने में असमर्थ वो सभी सीटों पर लड़ना चाहती हैं चुनाव। मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी एक बड़ी पार्टी है, इक्तिदार में है, इसीलिए उनके लिए सीटों का बंटवारा थोड़ा उलझा हुआ रहेगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं लग रहा है और यह हालात अपोजिशन की कमजोर होती ताकत का फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिलेगा। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दो। हमारे साथ कांग्रेस का रुख रखने के लिए हिमांशु कुमार साहब रहेंगे। सर, स्वागत है आपका। पूनम सिंह रहेंगी, भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का पक्ष यहाँ पर रखेंगी। पूजा मिश्रा रहेंगी, समाजवादी पार्टी का रुख रखेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ मेरे साथ नीरज महेरे साहब रहेंगे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत बारीकी से इस पूरे अलायंस को देखते हैं। सबसे पहले हिमांशु जी, कांग्रेस आप ही के पास आ रहा हूं। सर, बहुत कठिन है डगर पनघट की? बिल्कुल नहीं, डगर पनघट की कहीं भी कठिन नहीं है, कभी भी कठिन नहीं। हम बिल्कुल एकजुट है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकजुट है। जिस तरीके से विगत के 10 वर्षों में सत्ता में बैठी हुई केंद्र सरकार के रूप में बैठी हुई धृतराष्ट्र की सरकार, दुशासन की सरकार इस देश में कुशासन को थोपने का काम किया है, जिस तरह से इस देश में दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, महिला, नौजवान, किसान अपने आप को उपेक्षित महसूस किया है, इसलिए इंडिया गठबंधन लाजमी है। और भारतीय जनता पार्टी से नहीं, नरेंद्र मोदी से नहीं, उनकी विचारधारा से हमारी लड़ाई। और इस विचारधारा के साथ तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। सभी लोग हम एक साथ हैं और एक साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां तक आपने इस चर्चा को आज आगे बढ़ाया है और ममता बनर्जी जी की बात को लेकर के आज का डिबेट रखा है, ममता बनर्जी जी एक लाइन उन्होंने कही है, उसको आप सुना होगा। उन्होंने कही कि हम लोगों का सामूहिक प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर और बिना एकजुटता किए हुए, बिना इंडिया गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना मुमकिन नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह राजनीतिक ये हो सकता है, राजनीतिक उनकी मजबूरी हो सकती है कि आज इस तरह का बयान दिया है उन्होंने, लेकिन ममता बनर्जी के बिना, टीएमसी के बिना इंडिया गठबंधन के मजबूत होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नहीं, ये बात तो जयराम रमेश ने भी कह दी है, लेकिन सर बेहतर तो नहीं लग रहा ना। जयराम रमेश का भी बयान आपसे थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अलायंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती ममता के बगैर। बट वो तो साफ कर चुकी हैं, उन्होंने तो एकला चलो वाली राह इख्तियार कर ली है।
देखिए, ममता बनर्जी, मैं कह रहा हूं, आप वेट एंड वॉच कीजिए, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी जी का पहला उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक पार्टी, हाँ। जिसके 10 वर्षों के कुशासन में इस देश के सभी वर्गों को नुकसान हुआ है, देश का कर्जा जहां 55 लाख करोड़ था वह 205 लाख करोड़ हो गया है, देश पिछड़ापन की ओर जा रही है, जहां देश भुखमरी में 111वें नंबर पर अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी आगे चला गया है। जो सरकार यह नारा के साथ, जो इस नारे के साथ इस देश के सत्ता पर काबिज हुई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब उसके समय में इतनी महंगाई चरम पर है, जिसने वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने की बात हुई। रोजगार के नाम हिमांशु जी, पर मैं आऊंगा, कटाक्ष का मौका भी आपको मैं दूंगा, पहले एक प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं। मैं समाजवादी पार्टी के पास चलूंगा। पूजा मिश्रा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब भी हमने देखा था कि अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कांग्रेस के प्रति। अभी आपको क्या लग रहा है कि क्या आने वाले वक्त में या भविष्य में आपके तेवर भी बदल सकते हैं, या फिर कोई और स्ट्रेटेजी अखिलेश यादव के पास होगी सपा के लिए? समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन में है और हम सब इंडिया गठबंधन में रह के ही चुनाव लड़ेंगे। जहां तक बात रही ममता बनर्जी की, तो हमें लगता है कि जो है कांग्रेस बड़ी पार्टी है और कांग्रेस जो है जो भी नाराज हो रहे हैं ममता बनर्जी को मनाएंगी, और उनकी बातों को भी ध्यान रखते हुए हमें लगता है कि जो है इंडिया गठबंधन आगे चल के जो है और मजबूत होगा और ममता बनर्जी आधी आबादी का जो है नेतृत्व करेंगी और चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो मूल मुद्दा है वो मुद्दा है संविधान बचाने का और जो है बीजेपी सरकार को हटाने का। तो जैसे कि ममता बनर्जी जी ने भी कहा है कि हम उनकी भी लड़ाई बीजेपी के अगेंस्ट है, तो हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जो भी उनसे नाराज हो रहे हैं उनको मनाएगी और इंडिया गठबंधन और मजबूत होगी। लेकिन ये बात आपने जो कही है वो सुनने में बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें दिखाई नहीं देती, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जिक्र मैंने मध्य प्रदेश का किया है इसीलिए। जी, अभी भी हम गठबंधन में हैं, तब भी गठबंधन में थे। नाराजगी किसमें नहीं हो जाती है, पर उसका जो समझौता हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ के कर लेते हैं और आगे भी जो है शीर्ष नेतृत्व हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हैं वो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी का रुख समझ लेंगे। पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पूनम सिंह जी, जैसे जैसे अलायंस में फूट की या बंटवारे की बात आती है, या फिर आज का दिन तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खास दिन रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये लोग इंडिया अलायंस किए उस समय माननीय नीतीश जी सूत्रधारक बने, ममता बनर्जी जी को, केजरीवाल जी को एक साथ लाने का काम किए। वहीं जब बैठक उनकी होती है तो वहाँ ममता बनर्जी जी और माननीय केजरीवाल जी खड़गे जी का नाम प्रस्तावित करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। उस समय नीतीश जी की नाराजगी वहाँ स्पष्ट जाहिर होती है और ये लोग जो कहते हैं कि हम कर्पूरी जी दलित अति पिछड़ों के हम मसीहा हैं, वो स्पष्ट साफ दिखता है कि आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का काम किया है, वो कांग्रेस की सरकार सत्ता में बैठे हुए इतने दिनों तक नहीं दे पाई। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जाति के नाम पर बात करते हैं, जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग के पास सिर्फ जाति को बांट करके एक दूसरे को भाईचारा को आपस में विवाद पैदा करना, इनके पास क्या मुद्दा है। ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। अरे विकास आपके नजर में कैसे दिखाई देगा? आपने तो कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं है। केंद्र में कांग्रेस की जब सरकार थी तो गरीबों के लिए क्या किया ये बताने का काम करेंगे। हम बताते हैं 80 करोड़ लोगों को भुखमरी से बचाने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना लाई। आज हर लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का शुक्रगुजार है। वो कहते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री देश के ऐसे बने जो हम गरीब भूखों को, जो आपको बताना चाहेंगे कि जो कोरोना काल में किसी को भी भूखे मरने नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी सबके ख्याल रखने का काम किए हैं। उज्ज्वला योजना से हम बताना चाहेंगे इनको, उज्ज्वला योजना से जिस तरह से हमारी बहनों का जो कभी गरीब बहने ये नहीं सोची होंगे कि इस धुआं से हम लोगों की राहत मिलेगी, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि गैस हमको भी मिलेगा, हम गैस पर खाना बनाएंगे। जिन बहनों का एक सिगरेट से जो कैंसर का ये होता था, उस तरह
बताइए, आ रहा हूं हिमांशु जी, आ रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए सोचने का काम किया है, महिलाओं के सोचने के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग, ये एनडीए गठबंधन के लोग इस चीज को मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके सामने जो काम केंद्र सरकार कर रही है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं, तो कैसे दिखाई देगी कि इनके पास कि हाँ केंद्र सरकार काम कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं ठीक है हिमांशु जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं नीरज जी के पास जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो बोल रही थी, मुझे हंसी आ रहा है। इतना झूठ कोई नहीं बोल सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार जी कहते थे कि बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा। ये कह रहे थे कि दलितों के लिए और अति पिछड़ों के लिए हम लोगों ने काम किया है। ये दिखावा है, सिर्फ दिखावा है और वोट बैंक की राजनीति है। दलित के ऊपर किसने पेशाब किया था? आदिवासी के ऊपर किसने पेशाब किया? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मध्य प्रदेश में पेशाब किया था। ये इनको सुन लीजिए ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, कम से कम चुप रहिए, सुनना सीखिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में दर्द होता है कि वह सही बात नहीं सुन सकता है। दूसरा, आप कह रहे थे कि अति पिछड़ों के लिए हमारे मन में दर्द है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। आपको जानकारी होना चाहिए कि वाराणसी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनावी क्षेत्र है, वहां अति पिछड़ा छात्रों के लिए एक भी छात्रावास नहीं है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को आपको स्वीकारना होगा। जबकि दूसरी बार वो वहां से सांसद हुए हैं, लेकिन आज तक अति पिछड़ों के लिए वहां एक छात्रावास नहीं है। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी का। ये कह रहे थे कि कोरोना काल में हमने बड़े बड़े काम किए। अरे गंगा में बहती लाशें पूरे देश ने देखा है। कोरोना काल में ऑक्सीजन मांगने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। ये पूरा देश ने देखा है। इस दंश को पूरा देश ने झेला है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रहा था, जगह मिल रहा था तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन मिल रहा था दवाई नहीं मिल रहा था। लोग अपने निकटस्थ लोगों को छटपटाते हुए ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। ये देश की सच्चाई है, इसको स्वीकारना होगा। आपने कहा था कि हमने बहुत बड़ी योजना चलाई है इस देश के विकास के लिए। हाँ, विकास हुआ है अडानी और अंबानी का, अपने उद्योगपति मित्रों का। आपने तो वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं किया, बल्कि किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लेकर के आ गए। आपने 720 किसानों की शहादत ले ली। हिमांशु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे लास्ट कमेंट लेना है एक, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस कंटिन्यू करूंगा। नीरज माहिरे साहब के पास जाएंगे। नीरज माहिरे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। हालांकि दोनों पार्टी हम सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, दोनों ही अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम अलायंस को लेकर बात कर रहे हैं तो आपसे समझना चाहूंगा क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर दिखता है आपको इस अलायंस का? बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है इलेक्शन में, 1.5 महीने के बाद मुझे लगता है ऐलान हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का एकजुट न हो पाना और बिखर जाना इनकी नीयत में है। वह चाहे 1977 का रहा हो, 1989 का रहा हो, 1996 का रहा हो। कांग्रेस 1977 में पूरे देश की जितने भी पार्टियां थी वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी और उन्होंने एक नया गठबंधन किया, जनता पार्टी बनाया, और वो भी बनने के बाद 1.5 से 2.5 साल के बीच में बिखर गया। इस दौरान 2.5 साल में देश में 2 प्रधानमंत्री मिले। 89 में भी यही हालत रही। बीपी सिंह ने जो है राष्ट्रीय मोर्चा बनाया था, उसमें भी सारे दल कांग्रेस के खिलाफ थे। एक पक्ष बीजेपी इनके साथ थी, और यही हालात 96 में भी रहे। 96 में जो है 1996 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन से गठबंधन बनाया, जिसको हमने संयुक्त मोर्चा का नाम दिया। तो विपक्ष अभी इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। हर आदमी कांग्रेस की बातों और शर्तों नियमों पर नहीं चलना चाह रहा है। उनकी डिमांड कुछ और है, कहे कुछ और रहे, कर कुछ और रहे। जो आपने अभी मध्य प्रदेश में देखा, अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद वहां तोड़ दिया, ममता बनर्जी ने तोड़ दिया, आम आदमी पार्टी ने तोड़ दिया। लेकिन एक चीज ये भी कही जा सकती है कि ये विपक्ष की या इंडिया गठबंधन की कोई अंदर की चाल हो सकती है, क्योंकि जब तक आचार संहिता ना लगे, जैसा आप देख रहे हो अभी अरविंद केजरीवाल जी और हेमंत सोरेन जी सीबीआई और ईडी के निशाने पे, तो अपने को बचाते हुए इनका ये मंशा रहा हो कि ये आचार संहिता लग जाए, उसके बाद हम अपनी बातों को सामने लाएं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये ना के बराबर इसको हम मानते हैं। लेकिन हाँ, ये रहा कि अब तक जितने भी गठबंधन बने किसी भी दल के खिलाफ रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ रहे हों, चाहे वो कांग्रेस खिलाफ, लेकिन गठबंधन कोई चला नहीं। जी अंसारी साहब। ठीक है,
तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद हम सबसे पहले कांग्रेस से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल हैं जो जराए के हवाले से खबरें मिल रही हैं, उसी की बुनियाद पर मैं हिमांशु जी से सवाल करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। शेर और सुखन ने हमेशा थके मांदे जहनों को जिला बख्शी है। शायरी सिर्फ तफरी का जरिया ही नहीं, बल्कि इसने हर जमाने में अपने आशार के जरिए अजीम इनकलाबात भी बर्पा किए हैं। खासकर उर्दू शायरी ने तो महफिलों में हमेशा राज किया है। मुशायरे सिर्फ रंग और नूर में डूबी अदबी शाम ही नहीं, बल्कि एक तहजीब, एक रिवायत की अमानतदार भी होते हैं। अदबी ज़ौक़ और शौक़ के हामिल नाजरीन के लिए मुंसिफ टीवी पेश करता है। अर्ज किया है मुशायरों का एक लामतनाही सिलसिला सिर्फ आपके लिए। ये प्रोग्राम देखिए हर इतवार सुबह 10 बजे और हर जुमा रात 11 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस से हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आज एक खबर है जो लगातार खबरों के बाजार में या उन ग्रुप्स में घूम रही है जिसमें हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, खासतौर पर सहाफी या पत्रकार। खबर यह है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपना जो इंतखाबी तशहीर है, यानी कि चुनाव प्रचार है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं और वो अकेले ही इस चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर वो हैदराबाद पहुंचेंगे, उत्तराखंड पहुंचेंगे, झारखंड पहुंचेंगे, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, तमाम राज्य हैं जहां पर वो लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। कितना दम है इन खबरों में? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आप राजनीतिक जीवन देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही संघर्ष से उनका राजनीतिक जीवन रहा है, और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक मजे हुए नेता हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि अकेले चुनाव करें या फिर लोगों के साथ चुनाव करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अभी श्री राहुल गांधी जी का यात्रा चल रहा है, उस यात्रा को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। नहीं सर, यात्रा ठीक है, मैं राहुल गांधी की न्याय यात्रा पे जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि जब कस्में खाई जा रही थी ना अलायंस में, सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर चुनावी प्रचार करेंगे, तो ये चुनावी प्रचार में बाकी पार्टियां क्यों नहीं है? क्यों नदारद हैं सभी पार्टियां? देखिए, जब तक इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का फैसला नहीं होता है, क्योंकि एक एक सीट इस समय महत्वपूर्ण है, चाहे वह सीट किसी भी राज्य का हो, किसी भी जगह का हो। चूंकि पहले भी मैं कहा हूं कि 10 वर्षों से जो कुशासन है इस देश में, उसको हटाने के लिए निश्चित रूप से सभी दलों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को एक साथ आना जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है कि सभी सीटों पर ऐसे उम्मीदवार और ऐसे दल के उम्मीदवार को दिया जाए जो जिताओ हो। इसके लिए मंथन चल रहा है, हमारी कमेटी इस पर विचार कर रही है। तब तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नई गति देने के लिए यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जनसंवाद करते हैं, जनता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए, सभी दलों को करना चाहिए। लोगों में वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा ना, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, चाहे वो 5 जगहों पर अब तक गठबंधन की बैठक हो चुकी है, एक पैगाम, एक मैसेज ये देने की कोशिश थी कि लोगों को पता चले कि तमाम जो पार्टियां हैं गैर बीजेपी वाली, वो एक साथ एक छत के नीचे आई हैं, वो आपके फायदे की बात कर रही हैं, वो आपके लिए आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए बात कर रही हैं। लेकिन अगर ऐसे में कोई भी सियासी पार्टी एक मंच के नीचे नहीं आती है और खुद कांग्रेस जो इस पूरे ताने बाने को बुन रही थी वो अकेले ही प्रचार करती है, तो बहुत अच्छा पैगाम मुझे लगता है नहीं जाएगा। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा, समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा। पूजा, आप बोल रही थी कि आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच सब कुछ बेहतर है, लेकिन आपको क्यों नहीं तरजीह दी जा रही? आपको क्यों नहीं इंतखाबी तशहीर में या चुनाव प्रचार में लेकर जा रहे कांग्रेस वाले? ये देखिए, शीर्ष नेताओं का जो है डिस्कशन है, वो बात करेंगे और वहां से आके आएगा कि हाँ क्यों नहीं लेके जा रहे हैं या फिर क्यों अभी वो साथ में नहीं है। मैं उससे पहले जो बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी, उन्होंने कुछ चीजें बोली थी ना, तो मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि जो है उज्ज्वला जो है योजना चलाई गई थी, आपकी सरकार की तरफ चलाई गई थी। बिल्कुल, आपके पास आंकड़े होंगे, अगर नहीं होंगे आपके पास में आंकड़े तो मैं आपको आंकड़े दे देती हूँ कि आपके यहाँ पे उज्ज्वला योजना चलाई गई 2018 के बाद से, उनमें से जो है 1.18 करोड़ जो है जिन्होंने रिफिल ही नहीं कराया।
उसके बाद में 1.51 करोड़ जिन्होंने रिफिल कराया तो एक बार रिफिल कराया। ऐसी क्या उज्ज्वला योजना चलाई? इससे बेटर होता है कि आपने जो 900 फ्री आपने रेट कर रखा हुआ उनको सब्सिडी देने के बाद में जो आप जो है वहां पे देने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में देने की बात कर रहे हैं, वही आप यहाँ पे भी दे देते। आपको जरूरत ही नहीं थी उज्ज्वला योजना चलाने की, आपको ऐसी योजना क्यों चलानी? आप दूसरी बात करें वुमेन्स के लिए सेफ्टी हुई है, तो ये जो है हमारा नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है कि जो इंडिया में क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन वो 4% से राइज किया हुआ है। आप कहाँ पे हो? आपका जो बेरोजगारी दर है 2014 से पहले, 2014 जब आपके प्रधानमंत्री जी ने शपथ नहीं लिया हुआ था उससे पहले जो है आपका 7% था, अभी आपका बढ़ के, इससे माना जाएगा कि आपका जो बेरोजगारी दर 14% समथिंग था, 14.8 समथिंग के अगेंस्ट था। अभी देखा जाएगा कि लास्ट ईयर में कम हुआ है, 13 पॉइंट समथिंग हुआ है, पर फिर भी आप ये देखिए 2014 के पहले ये कम था। आपकी सरकार अपने ही आंकड़े देख ले, वो अपने भी कंपटीशन कर ले रहे हैं, वो तो आप कंपेयर कर ही नहीं रहे हो कि इससे पहले कितना था और आपके जो है सरकार में कितना जो है गिरावट हो रही है। आप बात कर रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, आपकी योजनाओं को उठा के देख लेते हैं। आपने आदर्श ग्राम योजना चलाई हुई थी, उसके तहत क्या था कि आपके सांसद जो है हर एक गांव जो है एक साल में उसको उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम पे वो 2 गांव को करेंगे। आप खुद निकालिए ना आरटीआई से, या फिर आपके पास तो आंकड़े होने चाहिए। कहाँ किया आपने? नहीं किया। ठीक है, नमामि गंगे योजना निकाली, आपके मंत्रालय का जो है कि कितना स्लो काम चल रहा है, आप वहां पे फेल हो गए। आपने कोविड की बात की, मुझे तो शर्म आती है, आप कोविड की बात कर कैसे सकते हो? यहाँ पे हमने नजारा देखा हुआ है, हम भी देखा है गंगा किनारे जो है लाशों को जलते हुए, हमने देखा है तुमको तैर के बाहर आते हुए। आपसे आप कैसे बात कर सकते हो कि जो है कोविड में आपकी व्यवस्था अच्छी रही? आप बात कर रहे हो रोजगार की, अभी यूपी में जो है कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, आपको पता है कितनी की आई हुई है? ऑलमोस्ट 50,000 की आई हुई है। ठीक है, उसके अगेंस्ट आई थिंक 60,044 आपकी जो वैकेंसी आई हुई है, उसके अगेंस्ट में 50 लाख जो है आवेदन आए हुए हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हो, एक वैकेंसी के अगेंस्ट 125 महिलाओं ने आवेदन किया हुआ है। आप कहाँ रोजगार लेके जा रहे हो? आप किस मुंह से रोजगार की बात करते हो? आप कहते हो कि डिवाइड एंड रूल आपसे अच्छा तो कोई करता ही नहीं है। हम तो संविधान की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं सबको साथ में लेके चलने की बात कर रहे होते हैं, हम डिवाइड की तो बात ही नहीं कर रहे होते, डिवाइड तो आप ही कर रहे होते हो। आप सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देते हैं, आप लोग को स्टेटमेंट देना बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप आंकड़े पे बात ही नहीं करते। जितने भी आंकड़े हैं ये सारे के सारे जो है आंकड़े हैं नेशनल क्राइम ब्यूरो का, और आपका नेशनल क्राइम ब्यूरो ही बताता है कि आपके 48% मंत्री करप्टेड हैं। ठीक है, जवाब पूजा जी, मैं जवाब ले लेता हूं पूनम सिंह से। पूनम सिंह, आपने सुना, आपने जो जिन स्कीम्स का जिक्र किया था, जिसका आपने मतलब मैं कह सकता हूं कि बढ़ चढ़कर ये बताया था कि मोदी सरकार की फैसिलिटीज हैं या ये वो काम है जो बीजेपी ने किया जो पुरानी सरकारों ने नहीं किया, लेकिन उनका तो पूरा पोल पट्टी मुझे लग रहा है खोल दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आप क्या जवाब देंगे? वो कह रही है नमामि गंगे, ये जो जितनी भी स्कीम्स, एक नहीं अनेकों स्कीम्स का जिक्र यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने किया है और कहा है कि कुछ भी धरातल पे वैसा नहीं है जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है। देखिए, कांग्रेस की जब सरकार, यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो उन्होंने 10 साल कम से कम सरकार चलाई होगी। उस समय उन्होंने 6 लाख रोजगार देने का काम किया, या कहे कि नौकरी देने का काम किया। लेकिन केंद्र सरकार, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए तो उन्होंने 8 लाख से ज्यादा की नौकरियां देने का हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। 70,000 लोग ज्यादा अधिक से रोजगार योजना के द्वारा दिया गया है। जी पूजा जी, सॉरी पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं? वादा किया हुआ था कि 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे, अब तक 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे। आप खुद ही बताइए, आपने दिए रोजगार? आप किस मुद्दे आप कंपेयर कर, यही तो गलत बात है कि आप जो है कांग्रेस से सवाल उठाते हैं। अगर आप विपक्ष सवाल के सवाल का जवाब देगा, कैसी राजनीति चल रही होती है कि विपक्ष से सवाल किया जाए, जो पक्ष में है आपके हाथ में 10 साल से है कार्य करने के लिए। आप उठा के देख लीजिए, आपके मंत्री करते हैं 99% जो है आरबीआई ने कहा कि नोटबंदी में नोट वापस आ गए, और आप कह रहे हो कि जो है आप करप्शन हटा रहे हो। करप्शन आपकी सरकार में बढ़ा हुआ है। अगर चिल्लाने से जो सच्चाई बदल जाती है तो आपको नहीं
लालू जी आप चिल्लाइए, बेशक चिल्लाइए, तो चिल्लाने से सच्चाई बदलती है, तो चिल्लाइए। नहीं, आप सुनने की क्षमता रखिए ना। आप सुनने की क्षमता रखिए, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपके पास आंकड़े ही नहीं है। आप बताइए कैसे एक वैकेंसी के अगेंस्ट में जो है 125 आई हुई है, आपके जो है ठीक है, छापा चल रही है, लेकिन आप बताइए कि 73,000 वैकेंसी आप कब क्लियर कर रहे हो? आप टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कब करा रहे हो? फॉर्म भरा लिए हुए हैं आपने, साल भर हो गए फॉर्म भराए हुए, आपने टीजीटी पीजीटी के एग्जाम नहीं कराए। सब हो रहा है, सवाल की जवाब दीजिए ना। जिस तरह से रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार की बात कर रहे हैं ना, आवास योजना दिया गया, किसके द्वारा दिया जा रहा है? अभी आपने प्रधानमंत्री बने होंगे, हमने आदर्श ग्राम योजना चला दिया, समय में जब हुआ होगा, चला दिया, क्या होता है? मनमोहन जी के सरकार में कितनी योजनाएं आई थी, सब धरातल पर कोई उतरी नहीं थी। आप ही के मंत्री उस समय कहते थे कि केंद्र में योजना है तो 100 रुपया होता है, तो 100 रुपया लोगों के बीच नहीं जा पाती, 20% ही लोगों के बीच में प्रधानमंत्री ना चलाइए, आंकड़े चलाइए, क्योंकि बीजेपी की बड़ी अच्छी आदत होती है, ढंग से झूठ बोलते हैं, टंकी की चोट पर झूठ बोलते हैं, पता है क्या झूठ बोलने जाएंगे। आप लाइए, अब तथ्य की बात करिए ना, हम तथ्य के साथ बात करेंगे आपसे, अब तथ्यों के साथ बात करिए, प्रधानमंत्री हवाई बातें नहीं सुनिए, प्रधानमंत्री के साथ बात करिए, कहने से थोड़ी होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में वो सारी योजनाएं मिल रही है। ठीक है पूनम जी, पूजा जी, ठीक है, ये बहस कहीं और जा रही है, बहस कहीं और जा रही है। मैं आऊंगा आपके पास नीरज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। अब चूंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मैंने जैसे कहा कि 1 से 1.5 महीने के बाद मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ये तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। लगातार हम ये देख रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि सीट बंटवारे पर बात होनी चाहिए। हमने ये भी देखा, उमर अब्दुल्ला का बयान आया था, फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत होनी चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। क्या इसी बात का अंदेशा था कि टूट की कगार पर गठबंधन पहुंच सकता है, लिहाजा पहले ही सीटों को लेकर ये जो एक बड़ा मसला है इसको हल कर लिया जाए, इसीलिए कहा जा रहा था बार बार? लेके जो भी विवाद है वो शुरू से है और बराबर वो अब तक चला आ रहा है। मुझे जो समझ में आ रहा है कि जब से इंडिया गठबंधन में खड़गे साहब का नाम आया है कि वो प्रधानमंत्री या अध्यक्ष रहेंगे या जो भी बनेंगे, तो उस बात को लेके काफी विवाद बढ़ा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। इंडिया गठबंधन जो बना वो नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, देश के में कई सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे और बिहार के भी मुख्यमंत्री। उन्होंने इस गठबंधन को बनाने के लिए घर घर जाकर हर पार्टी के बड़े छोटे नेता से मिले और मिलने के बाद वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबको जोड़ने का काम किया। अब जब नीतीश कुमार जी ने सब कुछ जोड़ा और दूसरे की थाली दूसरी मिल गई, परसी परसाई जिसको, तो वो विवाद तो स्वाभाविक है और होना ही था। सीटों को लेकर कोई भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के दबाव में नहीं आ रहे हैं, कांग्रेस की शर्तों पे काम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए इस गठबंधन में ये दरार बढ़ती चली जा रही है। नीरज जी, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बाकी अन्य दल हो, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही होगा। इतना आसानी से आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। 2014 के इलेक्शन देख लिए, 19 के देख लिए, 24 हमारे सामने है। देखिए, इलेक्शन के डेट के आ जाने के बाद हो सकता है कि इनमें गठबंधन में कुछ सुधार हो, लेकिन एकदम सुधार हो पाना ये आज के जो हालात हैं उससे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है कि इंडिया गठबंधन जिस लिए बना था और जिन मुद्दों को लेकर बना था या जिस पार्टी को हराने के लिए बना था उसको हराने में कामयाबी पा पाएगा कि नहीं, ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन टूटने में समय बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि बिहार में अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, हमने देखा राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस के साथ अखिलेश जी बैठे रहे, रात में 2-2 बजे तक मीटिंग हुई, 2 बजे की मीटिंग के बाद सवेरे जब कमलनाथ जी निकल गए तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश बखलेश, तो एक नया मोड़ आ गया वहां और दोनों दल आपस में टूट गए। तो अभी इस सब चीज पे कह पाना नामुमकिन सा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जिन शर्तों, नियमों और बातों को लेके बना था उन सब पे खरा उतर पाएंगे। हिमांशु जी, बड़ी मुश्किल मुझे लगता है कांग्रेस के सामने है। आपकी पार्टी लगातार मेहनत जरूर कर रही है, हम सबको दिखाई देता है, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल तक। राहुल गांधी लगातार दूसरी बार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये तमाम चीजें अपनी जगह सही हैं, आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना एटीट्यूड थोड़ा सा कम करना जरूरी है। रीजनल पार्टियों के साथ तालमेल बनाना बहुत जरूरी उस वक्त हो जाता है जब आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा इकलौता चेहरा हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की आजादी से पहले
पहले आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया और देश की आजादी के बाद हमने दो दो बलिदाने दी, जो कुर्बानियां दी है उसको भूला नहीं जा सकता है। इसलिए आज फिर से इस देश में एक नई आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई है और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इस आजादी की लड़ाई को हम लड़ेंगे। और यह कहना कि हम कहीं से किसी क्षेत्रीय दल को नजरअंदाज कर रहे हैं कहीं से भी उचित नहीं है। हम कोई भी त्याग और कुर्बानी देने के लिए तैयार है और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के बारे में हमारे साथी बोल रहे थे कि खड़गे जी के नाम आने के बाद इस तरह का दौर चला है कि इंडिया गठबंधन में टूट हो रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से माननीय खड़गे जी का नाम आया और बड़ी विनम्रता से। नहीं सर, एक चीज हिमांशु जी, एक चीज मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि कोई टूट नहीं है, कोई टूट नहीं है। अगर ममता बनर्जी ये साफ कह देती हैं वो अपने राज्य में 42 के 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो क्या ये टूट नहीं है? अगर पंजाब में वहां पर सीएम मान कह देते हैं कि वो अकेले यहां पर आम आदमी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये टूट नहीं कही जाएगी? आपने जी ऐसा लगता है, प्रैक्टिकल आपको लगता है कहीं से कि ममता बनर्जी जी कह देंगे कि सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहीं से? तो वो तो कह रही है, वो तो कह रही है ना सर, अकेले लड़ेंगे। सुन लीजिए ना, हाँ, सौरभ भारद्वाज जी का आपने बयान सुना होगा मुझे लगता है, और सौरभ भारद्वाज जी ने स्पष्ट कहा है कि इंडिया गठबंधन में कहीं कोई मतभेद नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का कोई बयान तो नहीं आया है। इसके बाद मैं 2-3 बात कहना चाहूंगा जो हमारे साथियों ने, पैनलिस्टों ने इससे पहले प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मैं जवाब देना चाहता हूं आपकी अनुमति से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कोलिशन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी और पूर्ण काल तक रही, 5 वर्षों का शासन किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार 2 टर्म में, यूपीए सरकार फर्स्ट और यूपीए 2 दोनों मत की सरकार थी और दोनों 5-5 साल का टर्म पूरा किया। तो ये कहना कि कहीं से भी गठबंधन सरकार मजबूत नहीं होगी, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तीसरी बात, ये लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में दरार है, लेकिन कोई दरार नहीं है। हम आपसी मतभेद को बैठ करके सुलझा लेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के मित्र, मैं इनको आईना दिखाना चाहता हूं। बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, भावना गावली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनायक, अजीत पवार, जितेंद्र तिवारी, प्रवीण डारेकर, हार्दिक पटेल, मुकुल राय, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है। बहुत सारे नेता इसमें से ऐसे हैं, अजीत पवार जी के बारे में बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि जेल जाएंगे चक्की पीसी। अजीत पवार जी गए बीजेपी में, पाक साफ हो गए। इससे पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी के बारे में कहा जाता था, नारायण राणे जी के ऊपर आरोप लगता था, बीजेपी में गए, पाक साफ हो गए। अरे कौन सा वॉशिंग मशीन रखे हो जिसमें डालते इधर से भ्रष्टाचारी को डालो और उधर से स्वच्छ आदमी को निकालो? ये है बीजेपी का। पूनम सिंह जी, यहाँ जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये बोलता है कि एक ऐसी मशीन है बीजेपी के पास कि सारे आपके गुनाह जो हैं वो साफ हो जाते हैं, गुनाहों से पाक हो जाते हैं अगर आप बीजेपी में आ जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए। क्या जवाब देंगे? देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं तो इनसे मैं पूछना चाहूँ कि यदि सीबीआई ईडी उनके बुलाते हैं तो वो लोग जाते हैं, लेकिन इनके नेता की बात करें, राहुल जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, ये लोग बेल पर है। लेकिन ये लोग को जब सीबीआई केजरीवाल जी का आता है तो यहाँ कोई तारीफ पार नहीं है। 95% सीबीआई का उपयोग करके विपक्षी दलों के नेताओं को स्पष्टीकरण दिया। देखिए, आप नेता जो एनडी गठबंधन के लोग हैं, सीबीआई ईडी का जो बुलावा आता है तो उस पर जाते नहीं है। उन लोग को डर है कि हमने तो लिपापोती की है, जो चोरी की है हमारे सामने आ जाएंगे तो हम लोग को जेल जाना पड़ेगा। स्वाभाविक है। आप नरेंद्र मोदी जी को और हमारा अमित शाह जी का आरोप लगा रहे हो और कोई इनसे आधार साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ना ईडी से छूटने का काम किया, वो लोग जब तक बुलाए कर सकते हैं। लेकिन आपको डर है, आपके एनडी गठबंधन के लोगों के बीच में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप अपहारों की बात करते हैं, बिहार में जिस तरह से आज हत्याएं हो रही है, आपके शासनकाल में कोई सुरक्षित नहीं था। सेना की बात करते, सेना के लोग को हिम्मत नहीं है, आप लोग आदेश
केस लेकिन आपके पास पश्चिम कोई ऐसी नेताओं मुद्दा को नहीं है। फंसाने आप के लिए सिर्फ उपयोग क्यों किया लड़ाने की जाता था। बात करते आप हैं? बताइए ना, आप अजीत पवार कैसे जुड़ गया? बताइए ना, आपके नशा क्यों करते हैं? ये सिग्नल पे जो सवाल जाता है, सवाल जाता है, तो कैसे स्वीकार करते हैं? हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो है, जिसको आप आरोप लगाते हैं, ठीक है हिमांशु जी, पूनम जी, ऐसे मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है हिमांशु जी, पूनम जी, एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस बीच नीरज साहब के पास चलूंगा। नीरज साहब, दोनों को हम सुन रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, दोनों बड़ी पार्टियों को हम सुन रहे हैं। इलेक्शंस इतना नजदीक हैं, आम लोगों के लिए ये क्या पैगाम जाएगा जो यहाँ पर हम सुन रहे हैं? अगर हम गठबंधन की बात करते हैं तो ये कह दिया जाता है कि विपक्ष में फूट पड़ी हुई है, लेकिन आज ही मैं खबर पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ फिर से अलायंस करने वाली है और तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी एक बार फिर से अलायंस करने वाली है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अलायंस की जरूरत, बाकी पार्टियों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को भी बराबर ही है। बिल्कुल, कोई भी कमजोरी, कोई भी छोटी बड़ी चीज या भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में नहीं छोड़ना चाहती है कि जिससे हम सत्ता से दूर रहें, इसलिए उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है। लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाई सड़क पे कुछ और देने लगता है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि इनका गठबंधन चल पाएगा? गठबंधन कितने बार टूट गया। ममता बनर्जी, जैसे हमारे कांग्रेस के अभी प्रवक्ता कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने कहा ममता बनर्जी कैसे कहेंगी? जिम्मेदार पार्टी की वो नेता है। नंबर दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो मान साहब। अगर उन्होंने कहा तो क्या आपको लगता है कि बिना अरविंद केजरीवाल साहब की अनुमति के उन्होंने कह दिया होगा? जाहिर है, निश्चित रूप से इनके सबके राजनीति के जो सिस्टम है वो सब अंदर खाने अलग हैं और बाहर खाने अलग हैं। इसीलिए गठबंधन अभी खतरे के लाल निशान के कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से कह पाना कि गठबंधन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, आज के जो हालात हैं उससे स्पष्ट नजर आ रहा है गठबंधन के हालात बहुत अच्छे नहीं। कुछ कह रहे हैं हिमांशु जी, कुछ कह रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस अलग दावा दे रहे हैं, दोनों कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बतावे कि हाजीपुर चिराग पासवान लड़ेंगे या पशुपति पारस लड़ेंगे। मांझी जी को 12 सीट देंगे क्या? उपिंदर कुशवाहा को कितने सीट देंगे? मांझी जी कह रहे हैं 12 सीट से कम नहीं लड़ेंगे। इनके दल में, एनडीए में 38 दल है, जिसमें से 24 दल ऐसे हैं जिसका कोई सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिसके एक सांसद हैं, 2 दल ऐसे हैं जिसके 2 सांसद हैं। और कहते क्या है कि शेर अकेला आता है, एक अकेला सब पर भारी, और 38 दलों की है तैयारी। वाह क्या बात है! इतना दोगलापंथी लाते कहां से हो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग? ये लाते कहां से इतना झूठ? ये झूठ का पुलिंदा। भारतीय जनता पार्टी मतलब झूठ का पुलिंदा। मोदी की गारंटी मतलब झूठ की पक्की गारंटी। ये जो भी आज तक बोले हैं, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। चाहे 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। आप देखे होंगे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से महिलाओं का यौन शोषण किया है, किस तरह से हमारे पहलवान बेटियों को, किस तरह से उत्तराखंड में अंकिता के साथ अन्याय हुआ और अत्याचार हुआ। ये देश के सामने है। महिलाओं का उत्पीड़न के बारे में ये बात कर रही थी। ठीक है हिमांशु जी, मैं आऊंगा आपके पास। आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पूजा जी के पास चलता हूँ। पूजा जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे अलायंस को लेकर के, अब क्या आपको नहीं लगता, चूंकि आप गठबंधन के साथी हैं, आपने शुरू में डिबेट के दरमियान कह दिया था कि आप बिना किसी शक और शुबे के आप कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो क्या आपको नहीं लगता एक सहभागी पार्टी होने के साथ साथ कि कांग्रेस को अपना एक जो एटीट्यूड है उसको कम करने की जरूरत है? और जो खासतौर पर रीजनल पार्टीज हैं, जैसे कि हम यूपी में समाजवादी पार्टी को देखते हैं या बीएसपी कभी हुआ करती थी, अब तो हालांकि उसका वजूद वो नहीं रह गया, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए कि कांग्रेस को थोड़ा झुकना चाहिए या फिर बड़े भाई की भूमिका में अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए? हमें लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी, और हमें पूरा उम्मीद भी है कि ये बड़ा दिल दिखाएंगी और बड़ी भाई की भूमिका भी निभाएगी। और चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले जो भी मतभेद हैं, सभी पार्टियां जो भी इंडिया गठबंधन की हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस इसका लीड लेते हुए
सभी पार्टियों के जो मतभेद हैं, सभी जो नेताओं के मतभेद हैं, उनको दूर करे। एक बड़े भाई का जो कर्तव्य है वो कांग्रेस पार्टी जरूर निभाएगी और 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और गवर्नमेंट भी फॉर्म करेगा। ठीक है, यही सवाल नीरज जी मेरा आपसे रहेगा, क्या कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है? नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ये भी देख चुकी है कि अभी हाल में जब बड़ा दिल और छोटे दिल की बात आई है तो समाजवादी पार्टी ने केवल इस नाते कि उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पे हावी रहे इसलिए मध्य प्रदेश में इतने प्रत्याशी उतारे और दबाव बनाने की राजनीति। मैं समाजवादी पार्टी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनका वजूद है। उत्तर प्रदेश में उनके पास सांसद भी ठीक थे, उनके पास 100 से ज्यादा विधायक भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनका एक विधायक था, वो भी चुनाव हार गया। और कांग्रेस पार्टी लगभग 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को छूती हैं, जो सीटें कांग्रेस सिर्फ समाजवादी पार्टी की गलतियों से हारी। अब उसको कैसे आप तय कर लोगे? सारे परिणाम सामने हैं, उसके बाद हम आंख बंद करके ये कह दें कि इनका गठबंधन बहुत अच्छा होगा, तो मुझे आज की तारीख में नहीं लगता है। बाकी समाजवादी पार्टी केवल तानाशाही दिखाना कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के हिस्से अब आप देख लीजिए क्या हालात है। 5 सांसद थे, 3 रह गए, 2 सीटें उपचुनाव भी हार गए, आप एक घोषी जीत गए, तो आपको लगता है कि हम बहुत बड़े राजनीतिक दल हैं और हमारा कांग्रेस पे दबाव बने। केवल कांग्रेस पे दबाव बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में इतने प्रत्याशी उतारे और एक भी सीट जीत नहीं पाए, तो कैसे मान लिया जाए इनका गठबंधन बहुत अच्छी तरह चलेगा? ठीक है, जवाब देंगी समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा जी? आप ये सही कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधायक उतारे, चुनाव लड़े। राजनीतिक पार्टी होने के नाते चुनाव हम लड़ेंगे ही, और जहां ज्यादा से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और जहां हम बार बार कह रहे हैं गठबंधन की बात है, 2024 के चुनाव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि हमारा गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए है। श्री अखिलेश यादव जी ने इस बात को बहुत क्लियरली बताया था कि हमारा गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है। तो अगर जब बात होगी लोकसभा चुनाव की, तो हमारी पार्टी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेगी, जो इंडिया गठबंधन है। और जहां बात रहेगी पहले भी क्लियर किया हुआ है, ये बहुत साफ तौर पे समाजवादी पार्टी ने क्लियर किया हुआ है कि गठबंधन हमारा 2024 के चुनाव के लिए, या यूं कह लीजिए कि लोकसभा चुनाव के लिए है। और जो राज्य के चुनाव है उसके लिए उस वक्त हमारा गठबंधन नहीं है, ऐसा समाजवादी पार्टी ने बहुत क्लियरली कहा हुआ था। और जहां तक बात आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती की, तो बिल्कुल मजबूत रहेगा। मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता उनसे सहमत हूं कि गठबंधन मजबूत रहा है और आगे भी मजबूत रहेगा। और ये पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस लीड लेते हुए बाकी सभी दलों को एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, पूनम जी सुन लिया आपने, पूजा जी ने और हिमांशु जी ने साफ कर दिया कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, और ये दिक्कत कहीं आपकी दिक्कत ना बन जाए। देखिए, ये लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। अब इनकी नेता कह रही है कुछ और, अब प्रवक्ता लोग का बयान आ रहा है कुछ। तो ये बताए कि इनके नेता की बात को सुनी जाए या इनकी बात को माना जाए। ममता जी कह रही है कि हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पंजाब में जो उनके सीएम कह रहे हैं कि हम 13 सीट पर लड़ेंगे, तो क्या केजरीवाल जी सहमति नहीं दिए हैं क्या? ये लोग को कहने और दिखाने का कुछ है, ये लोग एक बात तो रहते नहीं है। इन लोग का कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये एनडी गठबंधन बना ही था, गठबंधन सिर्फ स्वार्थ के लिए बना हुआ था। देखिए, अब चुनाव का समय बहुत नजदीक है, इन लोग के पास अभी ये डिसाइड नहीं हो कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। ये लोग एक दूसरे को गुमराह कर, अभी तो देखिए खेल होना बाकी है। अभी ये लोग कहाँ रहेंगे, इन लोग को खुद पता नहीं चलेगा। चुनाव आते आते ये सारे गठबंधन टूटने वाले हैं, क्योंकि ये लोग का स्वार्थ का गठबंधन है, न विकास के लिए गठबंधन है, न विकास के लिए कोई मुद्दा है इनके पास। ये लोग के पास सिर्फ कुर्सी के लिए है, क्योंकि इनको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। ऐसे व्यक्ति को ये लोग हटाना चाह रहे हैं जिसको जनता ने तीसरी बार बनाने का मूड बना लिया है। इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। ये लोग कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी ही गारंटी है। अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का जो उनका संकल्प था उन्होंने पूरा किया। 370 हटाने का काम किसी में यही लोग कांग्रेस के नेता बैठे हुए लोग कहते थे कि 370 हटेगा तो वहाँ खून की नदियां बहेगी। यही अभी एनडीए गठबंधन के नेताओं का बयान है कि अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो वहाँ आतंकवादी अपना कर सकते हैं। अरे
कोई काम करके दिखा रहे हैं, कोई एक दरबाजी कहते वहाँ की गंगा नहीं बढ़ी। आप लोगों के पास कोई सवाल जवाब नहीं है, आप लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन जनता स्वीकार करती है। हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर थप्पा लगा दिया है। आप लोग ऐसे ही बल चलाते रहेंगे, रोते रहेंगे, और रोते रोते आप ये भी डिसाइड नहीं करेंगे कि आपने इंडिया गठबंधन का नेता कौन बनेगा। ये कोई नहीं डिसाइड करने वाला है। इंडिया गठबंधन में छूटने वाला है, एक गठबंधन है। आपके लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। आप बताइए ना कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको कौन सपोर्ट कर रहा है बताइए तो। आप लोग आपकी बात को कैसे हम लोग माने। आपके नेता कुछ कहते हैं, प्रवक्ता आकर छोड़ देते हैं, तो आप पहले अपने नेताओं से पूछ लीजिए ना कि हम लोग को बयान क्या देना है। आप कैसे जवाब दे रहे हैं, हम ऐसे दे रहे हैं, आखिर सच्चाई क्या है। आप लोग बोलिए, सिर्फ बोलते ही रहिएगा और ऐसे ही रह जाइएगा। माननीय नरेंद्र मोदी की बातों को पूरी जनता ने स्वीकारा है। 140 करोड़ लोगों ने उनको मुहर लगा दिया है। आप लड़ते रहिए। आप महिलाओं की बात करते हैं, राजस्थान में जिस तरह से आप दिल्ली में जो हुआ था। ठीक है पूनम जी, हिमांशु जी, क्या किया था पूनम जी, हिमांशु जी, मेरे पास वक्त कम है, एक एक प्रतिक्रिया में जाने से पहले लेना चाहूंगा। एक बार फिर से हिमांशु जी आपके पास आ रहा हूं। हिमांशु जी, बहुत कम वक्त है, अब आगे की स्ट्रेटेजी कांग्रेस के पास क्या होगी? इतना बड़ा दल है, सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर है। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या लगता है आपको, क्या कहता है आपका तजुर्बा? देखिए, इंडिया गठबंधन एकजुट है, कहीं कोई मतभेद नहीं है। सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस देश में जो 10 वर्षों का कुशासन है, केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए धृतराष्ट्र हैं, जिनके सामने आज देश की महिलाएं नग्न हो रही है। आज विश्व में देश शर्मसार हो रहा है। जिस तरह से नौजवान आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिस तरह से अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई जा रही है, जिस तरह से सभी किए गए वायदे जो विकास के वायदे थे, एक एक वायदे पर ये विफल साबित हुए हैं। कहीं ये सफलता नहीं मिली केंद्र सरकार को। ये सिर्फ लोक लुभावन जैसे वादों को पूरा करने का काम किया है। अभी बोल रही थी, राम मंदिर की बात कर रही थी हमारी मित्र। अरे राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं थे। ये ये वहां के साधु संत थे, पक्षकार थे, आप पक्षकार नहीं थे। और आपको पता होना चाहिए 1951 में जनसंघ की स्थापना के समय से इनका मुद्दा राम मंदिर नहीं था। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, मुद्दा नहीं था, मुझे खत्म करना अपना प्रोग्राम। मुद्दा नहीं था। ठीक है हिमांशु जी, पूनम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूनम जी का फिर पकड़ेंगे, पढ़ लिख करके आवे कम से कम। पूनम जी लास्ट कमेंट। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी क्यों उठाई? क्योंकि शुरू से ये लोग कांग्रेस के लोग जब वहाँ एक बार दरवाजा इंदिरा गांधी का खुला है तो उनको वहाँ लगा कि मुस्लिम वोट मेरा बिगड़ने लगा है, तो उन्होंने वहाँ मस्जिद बनवाने का काम कर सपोर्ट में उतरे। लेकिन हमारे बीजेपी की जब सरकार नहीं थी तो अभी राम मंदिर मुद्दे को लेकर के आज तक लड़ती आई है। तो ये कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिस्ट में था और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसकी लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस के लोग जब राम मंदिर का डेट आता था तो कहते थे कि और आगे बढ़ा दिया जाए, इसको तारीख को ना दिया जाए। ठीक है पूनम जी, 9 साल में ठीक, इसको तारीख पर तारीख ला करके वो राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण कराने का पूनम जी, हिमांशु जी, मुझे वक्त बहुत कम वक्त मेरे पास है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पूजा मिश्रा जी, लास्ट कमेंट आपको दे रहा हूँ। आगे किस तरह से मजबूती देखने को मिलेगी इस अलायंस में? मैं पहले 2-4 बातें कह लूंगी, ठीक है? मैं बहुत संक्षेप में, मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, इतने टाइम से कोई भी बहस चल रहा हूँ, मैं बहुत कामली सुन रही होती हूँ। तो आप जो है अगर सुन लीजिएगा, मैं बीजेपी की जो प्रवक्ता है, राम मंदिर पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो आस्था का विषय है, उस पर राजनीति होनी चाहिए थी। जो हो गई वो भी निंदनीय है, राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। धर्माचार्य हैं हमारे 4, शंकराचार्य हैं। मोदी जी वाकई में पक्षकार नहीं थे जब केस लड़ा जा रहा था। तो केस का परिणाम आया है, राम में आस्था है, हम सबकी आस्था है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, ठीक है? किसी को पेड़ में भगवान दिखता है, किसी को मिट्टी में दिखता होगा जिसमें वो उग रहा है, किसी को हो सकता है उस गमले में दिखता हो जिस गमले में पेड़ लगा हुआ है। वो अपनी जगह पे, वो अपनी आस्था है, ठीक है? उस पर चर्चा, उस पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि सही नहीं होता है। आप उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहिए। ईश्वर को आप नहीं ला सकते। त्रेता युग में इसका मतलब राम नहीं थे, आप ईश्वर को ला सकते हैं। आपकी इतनी जो है, हमें नहीं लगता कि किसी भी इंसान की इतनी औकात है कि ईश्वर को ला सकता है, ठीक है? और उसके बाद जब आ रहे होते हैं हम गठबंधन की बात करें, तो गठबंधन हमारा मजबूत है,
और हमारे बार बार जो है बीजेपी की साथी कहती है कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वैसे भाई क्यों नहीं है मुद्दा? बेरोजगारी, रोटी कपड़ा मकान सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, आप जो है 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हो, आप उन 8 करोड़ लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? आपको पता है एक भाग अनाज, आपका मुफ्त में अनाज लेने के लिए उनको कम से कम 6 घंटे देने पड़ते हैं दिन के, और 6 घंटे की जो आपका जो दिहाड़ी होता है, ठीक है, दिहाड़ी के लेते हैं होते हैं 600 रुपए, और आप देते हो मुफ्त के 300 रुपए के राशन। आप मत दीजिए, आप उनको रोजगार दे दीजिए। ठीक है, आप बेसिक जो चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उतनी की उनको जो है मौका दे दीजिए, आप रोजगार दे दीजिए। रोजगार पूजा जी वक्त कम है मेरे पास, मैं नीरज जी के पास आ रहा हूँ। नीरज जी, लास्ट कमेंट आपके पास आऊंगा। नीतीश कुमार का जिक्र किया था, नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ लगता है आपको? राज्यपाल से मुलाकात, उसके बाद सियासी हलचल हो जाना, उसके बाद क्या कुछ लग रहा है? नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं और इस इंडिया गठबंधन को जोड़ने में, बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। मुझे नहीं लगता है कि वो इंडिया गठबंधन से नाराजगी दिखा पाएंगे। हालांकि कोई ना कोई बात वो बना लेगी इंडिया गठबंधन। नीतीश कुमार जी को सिर्फ कष्ट मुझे जो लगता है इस बात का है कि उन्होंने इस गठबंधन को बनाने में अहम भूमिका अदा की, और लास्ट मोमेंट पे आके खड़गे साहब का जो नाम आ गया, उससे थोड़ी बहुत नाराजगी उनको निश्चित रूप से जो दिखाई दे रही है। गठबंधन की हालात पे ज्यादा अभी कुछ कह पाना आज के हालात में देखते हुए नहीं लग रहा है। ये भी हो सकता है कि गठबंधन ईडी और सीबीआई के दबाव में अपनी रणनीति अंदर कुछ और बना रखी हो और बाहर कुछ और दिखा रहा हो कि अपने बयान दे दिए। आचार संहिता लगने के बाद जी बहुत सारी चीजें बदलती आपको तस्वीरें नजर आ जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी को भी इस गठबंधन से खतरा महसूस हो रहा है। वो भी इसीलिए अन्य दलों से गठबंधन कर रही है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अभी चूंकि थोड़ा सा वक्त बाकी है, और ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी एक सियासी कद्दावर नेता के तौर पर वो जानी जाती हैं, और जाहिर तौर पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि इस अलायंस का फ्यूचर क्या होगा। हालांकि सभी पार्टियां साथ रहने का दावा जरूर करती हैं, चूंकि साथ रहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है चूंकि सामने भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार 2 बार से बेहतरीन जीत अपनी दर्ज कर चुकी है। बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का। हिमांशु जी बहुत शुक्रिया, पूनम सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। पूजा मिश्रा और हमारे साथ नीरज महिरे साहब भी जुड़े थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस में टूट है या नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले दिनों में और कुछ फाइलें और कुछ तार खुलना बाकी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।